सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हैं आप सब? दिवाली कैसी रही आप सबकी? उम्मीद करता हूं आप सबने अच्छे से एंजॉय किया होगा, बिल्कुल मज़े से। और अभी आज के इस सेशन के अंदर हम अरिथमेटिक पढ़ने वाले। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सी देरी हो गई, और सच बताऊँ तो देरी हुई, मैं लैपटॉप ही घर भूल गया था। मतलब जो मेरा ऑफिस लैपटॉप है मैं वही घर लेके गया हुआ था। आप सभी को पता है वो सरप्राइजिंग वाली वीडियो जो मैंने बनानी थी जूम कॉल के लिए, तो मैं लैपटॉप घर लेके गया हुआ था और सुबह आते हुए मुझे ध्यान ही नहीं हुआ। मैं सही टाइम पे पहुंचा ऑफिस और 10 मिनट थे अभी सेशन में, सब सॉर्टेड था, और लैपटॉप बाद में याद आया कि मैं घर भूल गया, तो फिर मैं वापस घर गया और फिर लेके आया। चलो कोई बात नहीं, हम अभी इस सेशन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा शुरू करते हैं। ये जो आप सभी के लिए मिशन मेंस इजी मैंने स्टार्ट किया हुआ है, उसी की आज क्लास 9th है। इससे पहले वाली सारी क्लासेस उम्मीद करता हूँ आपने देख ली होंगी। मैंने उसको एक प्लेलिस्ट में भी डलवा दिया है। आप अगर इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको मिशन मेंस इजी के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, प्लेलिस्ट मिल जाने वाली है मिशन मेंस इजी। इस मिशन में क्या है? कुछ नहीं है, आपकी कुछ ज़रूरतों को पूरा करने की एक कोशिश है। जो आपका मेंस पेपर है ना, ये बहुत ज़्यादा टफ माना जाता है स्टूडेंट्स के हिसाब से। ठीक है, तो इस मुहिम के तहत आप सभी को ये तैयारी कराई जा रही है कि आपको पेपर बहुत ज़्यादा इजी लगे। मिशन मेंस इजी इसी मुहिम का नाम है। ठीक है, और आराम से सीखेंगे, क्वेश्चन दर क्वेश्चन चीज़ों को बहुत बारीकी से समझेंगे कि यार कैसे किया जाना चाहिए था, एग्जामिनेशन में करना भी चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, मेंस में इस क्वेश्चन को उठाना चाहिए था कि नहीं उठाना चाहिए था, क्या चीज़ देख लेनी चाहिए थी, स्मार्ट कितना होना चाहिए था पेपर में, हमें ये सब चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, आज के इस सेशन में। शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल, हिंदी मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। हिंदी मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी ले लो फटाफट। ले लिया? चलो पहला सवाल करके दिखाओ जल्दी, फटाफट फटाफट। आपको कुछ डेटा दिया हुआ, उस पर डेटा सफिशिएंसी का सवाल दिया हुआ, गो फॉर इट। इसका पूरा ध्यान रखते हुए चलना। आज शाम को प्लस के कोर्सेज की भी अनाउंसमेंट करूंगा बच्चों में, कौन कौन से आ रहे हैं। अभी पहले एक क्वेश्चन करो। गो फॉर इट, जल्दी से आंसर बताओ। 1 मिनट से ज्यादा तो इसके लिए मुझे देना भी नहीं चाहिए था, मैं दे रहा हूं आप सबको आपकी बेहतरी के लिए। क्वेश्चन में ना एक छोटा सा यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है रिडंडेंट का। ठीक है, रिडंडेंट। रिडंडेंट मतलब ऐसा डेटा जिसकी कोई जरूरत नहीं है और वो डेटा ऑलरेडी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन के डेटा में प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपका सवाल ये नहीं है कि डेटा कौन सा सफिशिएंट है, कौन सी स्टेटमेंट चाहिए होगी। डेटा पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट इन तीनों में से रिडंडेंट है, जिसके यूज के बिना भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता। ठीक है, नाउ आप एक सीधी सी बात समझो, क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया, फोकस देखना, बहुत इजीली ना आप क्वेश्चन को ब्रेक कर सकते हो कुछ ही सेकंड्स में। एक बार देखना, आपको एक्स और वाई की रेशियो दे दी, इन्वेस्टमेंट की रेशियो दे दी। ठीक है, आप वेरिएबल लेके चल सकते हो भाई, 15x 18x ले लोगे वेरिएबल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 15x और 18x 16x आपने वेरिएबल ले लिया, आपने वेरिएबल लेके शुरू किया, 8 महीने बीत गए,
एक्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट को 60% से बढ़ा दिया, 15x का 60% 9x होगा, बढ़ा दिया, ठीक है बढ़िया। जेड ज्वाइन हो गया, 12,000 रुपए लेके आया था वो। उसके बाद 8 और महीने बीत गए, वाई ने अपनी इन्वेस्टमेंट को 37.5% से बढ़ा दिया, 16 को 37.5%, 38 से बढ़ा दोगे बड़े आराम से बढ़ जाएगा 6 से, ठीक है। फिर एक्स छोड़ के चला गया बिजनेस को। टोटल प्रॉफिट जो अर्न हुआ 2 सालों में वो 94,000 हुआ। एंड देन इन्वेस्टमेंट जो जेड की थी ना, जेड इन्वेस्टेड इज टोटल इन्वेस्टमेंट इन प्रॉफिट, जो टोटल उसने कमाया वो सब मिला के उसने अपने एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, जहां पे A% का रेट था और 2 सालों के लिए कर दिया, ठीक है। ये सब डेटा इसमें लिखा गया। हमसे निकालने को क्या कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्स, एक्स की इन्वेस्टमेंट निकालनी है बच्चों। एक्स की इन्वेस्टमेंट निकालनी है ना, तो सबसे पहले बड़ा लूप होल क्या है, सबसे बड़ा आपने एक्स की इन्वेस्टमेंट निकालनी है, मतलब 15x की वैल्यू निकालनी है। आपके पास, आप क्वेश्चन को देखते ही समझ पा रहे होगे कि यहां पे जो रेशियो बनेगी वो वेरिएबल प्लस एग्जैक्ट नंबर वाली बनेगी। वेरिएबल इज टू एग्जैक्ट नंबर, वेरिएबल इज टू वेरिएबल इज टू एग्जैक्ट नंबर, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, आगे जेड के साथ एग्जैक्ट नंबर है। ये दिमाग में एकदम फोटो खिंच गई है, बढ़िया वाली खिंच गई है। अब टोटल प्रॉफिट तो पता है मुझे, किसी पर्सन का प्रॉफिट बताओ कि उस पर्सन को इतना शेयर मिला प्रॉफिट में से, तब तो मैं देखो एक्स वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकता हूं और आंसर निकाल सकता हूं, बट इसने नहीं बताया। चलो इधर आ जाओ फिर। कह रहा है प्रॉफिट रिसीव्ड बाय जेड इज 600 मोर देन द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय एक्स विच इज 1000 मोर लेस देन द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय वाई। अब एक्स वाई जेड के बीच में रिलेशन बता दिया प्रॉफिट का। टोटल सम ऑफ प्रॉफिट है 94,000, इंडिविजुअल प्रॉफिट शेयर निकल जाएगा, इंडिविजुअल प्रॉफिट शेयर आ गया, सो आप सीधा सीधा उस वेरिएबल वाली इक्वेशन को उस रेशियो से इक्वेट करोगे, आंसर आ जाएगा। तो ये तो रिडंडेंट नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, इसकी जरूरत है, ठीक है। कह रहे रेशियो ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट्स ऑफ एक्स एंड वाई इज 13:18। ये तो गलत है भैया, क्योंकि अगर आप देखो टोटल इन्वेस्टमेंट यहां से निकाली जा सकती है, 60% बढ़ा दोगे इसकी तो 9 बढ़ जाएगी बाद में, ठीक है। तो 9 बढ़ गई 24 हो गई, ठीक है। वो आप इसमें जोड़ दोगे 39 हो जाएगी टोटल। उसके बाद इसकी 16 है, 16 की 38 6 जोड़ दोगे आगे, तो आपको यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 22 इसमें ऐड कर दोगे। तो मेजर बात है कि आपको इन्वेस्टमेंट्स टोटल पता है एक्स और वाई की कितनी है, वेरिएबल में पता है, तो रेशियो निकल जाएगी। तो ये रिडंडेंट है मेरे हिसाब से। स्टेटमेंट 2 इज रिडंडेंट, बी ऑप्शन इज आंसर होना चाहिए। फटाफट स्टेटमेंट 3 और चेक कर लेते हैं। कह रहा है प्रॉफिट रिसीव्ड बाय एक्स एंड जेड आर इन द रेशियो 13:16। ये काम की चीज है, एक्स और ये जरूरत की चीज है, ये रिडंडेंट नहीं है, इसमें ये डेटा नहीं दिया हुआ एक्स और जेड को क्या प्रॉफिट शेयर मिलने वाला है। तो ये बढ़िया है, सिर्फ एक्स और सिर्फ जेड को लेके भी चल सकते हो आप इस पूरे क्वेश्चन में, इससे आपको बहुत वेरिएबल एक्स की वैल्यू पता लग जाएगी। काम की चीज है ये भी, ठीक है, ये भी काम की चीज है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। स्टेटमेंट 2 इज द आंसर। कितने बच्चों ने निकाल लिया था, बताओ बताओ बताओ। कितने बच्चों ने ब्रेक कर दिया था। अब ये सवाल के अंदर ना स्मार्टनेस चाहिए, अगर आप लिख लिख के सॉल्व कर रहे हो ना तो फिर गलत है। डेटा सफिशिएंसी इस तरीके से सॉल्व नहीं की जाती कि आप क्वेश्चन का आंसर निकालने बैठ जाओ, ठीक है। तो स्टेटमेंट कौन सी रिडंडेंट है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो आपने सिंपली डेटा को थोरोली रीड करना है, दिमाग में उसकी पिक्चर क्रिएट करनी है। इसकी पिक्चर क्रिएट करो दिमाग में कि क्या दिया हुआ क्या निकल सकता है, ठीक है। उस पिक्चर के हिसाब से इनको पुट करके देखो कि किस स्टेटमेंट से क्या मिलेगा हमें, और पुट करते ही दिमाग में अंदाजा हो जाएगा कि स्टेटमेंट 2 से कुछ नहीं मिलेगा, वो तो ऑलरेडी हमें डेटा दिया हुआ है, ठीक है। चलो आगे, इसी का दूसरा सवाल, सेम डेटा पे बेस्ड एक और सेम टाइप का क्वेश्चन। इस बार आपने बताना नेसेसरी कौन सी है। पिछली बार रिडंडेंट बताया था ना, इस बार नेसेसरी बता दो फटाफट से, फटाफट से बताना भैया, इस बार देर नहीं लगानी। हिंदी मीडियम वाले बच्चों रुको रुको रुको, हिंदी मीडियम वाले बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया, करो रिज्यूम करो फिर।
टाइम इज अप। बच्चे अब क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर आप ध्यान से पढ़े ना, तो इस क्वेश्चन में कमी क्या थी पता है आपको? इस क्वेश्चन में जो कमी थी ना वो ये थी कि हमें ना पता नहीं था कि कितनी कितनी इनकी इन्वेस्टमेंट है। अगर इन दोनों की इन्वेस्टमेंट हमें पता लग जाती है ना, एक्स और वाई की, हमें ना पूरा क्वेश्चन सॉर्टेड हो जाता, क्योंकि एक्स और वाई की इन्वेस्टमेंट पता लग गई, एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, बाकी सब चीजें एग्जैक्ट ही तो हैं, तो प्रॉफिट्स की रेशो आ जाएगी एक्स और वाई जेड की, वो भी प्रॉपर इंटीजर्स में, जैसे 7:5:3, 7:9:2, कुछ भी हो सकती है। तो प्रॉपर रेशो आ जाएगी अगर इनकी एग्जैक्ट वैल्यू पता लग गई हमें। और एग्जैक्ट वैल्यू यहां पे ये ऑलरेडी दे रहा है आपको कि एक्स की इन्वेस्टमेंट 1,56,000 थी। ठीक है, एक्स की इन्वेस्टमेंट 1,56,000 थी, इसने ऑलरेडी बोल दिया आपको। तो बच्चे अगर इस 15 यूनिट को आप 1,56,000 से इक्वेट कर दोगे ना, तो आपको एक यूनिट की वैल्यू पता लग गई, आपको एक्स की इन्वेस्टमेंट पता लग गई, एक यूनिट की वैल्यू पता लग गई, तो वाई की वैल्यू पता लग गई। तो एक्स वेरिएबल वो एलिमिनेट हो गया, शुरू में वेरिएबल जो माना था वो पुट करते ही ना सीधा प्रॉफिट की रेशो आ जाएगी, दिस प्रॉफिट दिस प्रॉफिट दिस प्रॉफिट। प्रॉफिट की इंडिविजुअल रेशो आ जाएगी, प्रॉफिट की इंडिविजुअल रेशो आ गई, उसके बाद टोटल प्रॉफिट है अपने पास, टोटल प्रॉफिट है तो इंडिविजुअल प्रॉफिट निकल जाएगा, निकल गया। जेड को कितना प्रॉफिट मिलेगा ये निकल जाएगा। ठीक है, तो जेड ने अपनी इन्वेस्टमेंट पता है आपको, जेड की इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, जेड का प्रॉफिट भी पता लग गया आपको कितना, इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे डाल दिया। ठीक है, मतलब आपको पता लग गया कि जेड का प्रिंसिपल कितना है, जेड का टाइम पता है। कोई चीज नहीं पता तो क्या पता है? कोई चीज ऐसी जो नहीं पता वो क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, की कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, मतलब ए की वैल्यू नहीं पता, इसे निकालने के लिए क्या क्या है, व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय जेड, जेड को इंटरेस्ट कितना मिला, मतलब मुझे कोई ए की वैल्यू दे देना, मेरा काम खत्म है, ए की वैल्यू दे दो मेरा काम खत्म है। अब इस कौन सी स्टेटमेंट में से ए की वैल्यू आ रही है, समझदारी यहां से निकाल के दिखाओ। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट रिसीव्ड बाय जेड आफ्टर 3 years एट A% फॉर 2 years इज 18,000। अब एक बात बताओ, ए की क्या जरूरत है, उसने कंपाउंड इंटरेस्ट बता ही दिया कितना है 3 सालों के लिए, जब 3 सालों के लिए बता दिया, आफ्टर 3 years एट 8% फॉर 2 years इज दिस, ये क्या लिखा हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट रिसीव्ड बाय जेड आफ्टर 3 years। ये 3 years गलत है। अरे नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बट यहाँ पे ना टोटल प्रॉफिट 2 साल बाद रिसीव हुआ, या तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई क्वेश्चन। ये ठीक है, ये हटा दो, ये 2 साल गलत है, ये 2 साल गलत है, ठीक है ठीक है, 2 साल गलत है, ये हटा दो। इसमें क्या कह रहा है कि 3 साल बाद A% के हिसाब से जो उसको प्रॉफिट मिला ना वो 18,000 का मिला। ठीक है, अब आपको उसका प्रिंसिपल पता है, प्रिंसिपल पता है ना, प्रिंसिपल पता है, जो पैसा डालेगा वो, आपको पता है कि कितना इंटरेस्ट आया है, आपको पता है टाइम कितना है, 3 साल है, तो रेट निकल जाएगा। सब कुछ तो पता है, सिर्फ एक रेट नहीं पता, तो रेट निकल जाएगा, तो ओनली वन से पॉसिबल है। फिर कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टोटल अमाउंट बाय जेड फॉर 3 years एट A% रेट ऑफ इंटरेस्ट इज दिस। लो, और क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट भी पता लग रहा है 3 सालों में उसको कितना मिलेगा। ठीक है, अगेन कुछ चीज अननोन है, तो वो क्या है, सिर्फ सिर्फ रेट, रेट निकल जाएगा, इससे भी पॉसिबल है। कह रहे वैल्यू ऑफ एक्स कैन बी डिटरमाइंड बाय द इक्वेशन। आपको यहां से एक इक्वेशन दे दी, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, देखो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, यू विल गेट a इज इक्वल टू a-20 का होल स्क्वायर। ठीक है, a इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 400 माइनस 40a। लो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इधर से a की वैल्यू निकल जाएगी, तो इधर से भी पॉसिबल है। ठीक है, तो तीनों से निकाला जा सकता है, जो चाहिए जो चाहिए तीनों से निकाला जा सकता है, तो एनी वन ऑफ द स्टेटमेंट इज सफिशिएंट। ठीक है बच्चों, बताओ क्लियर है? इसके रूट्स क्या आ रहे हैं, इसके रूट्स देखोगे तो 41 माइनस 400, तो ये आ रहे हैं 25 और 16, 25 और 16 आ रहे हैं। पच्चीस और 16 आ रहे हैं, बट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा 16,
क्योंकि किसी चीज की रूट वैल्यू ना नेगेटिव नहीं होती। कई बच्चे कह रहे हैं यहाँ फंस जाएंगे, कहेंगे सर 2 वैल्यूज आ रही हैं, यूनिक वैल्यू नहीं आ रही, बट ऐसा नहीं है। देखो अगर आप 25 पुट करते हो ना यहाँ पे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट 16 पुट करते हो ना तो नहीं करता, क्योंकि किसी की रूट वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आती। 16 माइनस 20 करोगे ना तो आपकी वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आ रही है। यहाँ पे 16 माइनस 20 रूट वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आती, तो 16 नहीं हो सकता, 25 हो सकता। ठीक है, तो ये यूनिक वैल्यू यही है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। तो एनी ऑफ द स्टेटमेंट विल टेक यू टू द आंसर। ठीक है, तो एनी वन ऑफ द स्टेटमेंट सफिशिएंट, डी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, इसी डेटा नहीं, अब अलग डेटा आ गया, अलग डेटा आ गया, और अब अलग ही ढंग से एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इधर कुछ डेटा आपको दिया हुआ है, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है ए, उस पे साथ 3 अलग स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, फिर आपसे पूछ रहा है वो रिडंडेंट कौन सी है इसमें से। बहुत प्यारा टाइप है, ये गलती नहीं करनी इस टाइप के अंदर। बहुत बच्चे गलती करते हो, गलती नहीं करनी बच्चे, फोकस पूरा बिल्कुल बढ़िया तरीके से और आंसर बता दो इस सवाल का। और जिस जिस बच्चे ने इस सेशन को लाइक नहीं किया ना, कर दो। दिवाली मना ली ना अच्छे से, फिर भी ध्यान नहीं है। इतना ज्यादा फ्रेश होने के लिए थोड़ी ना बोला था, तुम तो इतना फ्रेश हो गए हो कि पढ़ाई में मन ही नहीं है तुम्हारा, आंसर ही नहीं आ रहा आज तुम्हारे। नालायको, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो फटाफट, कोई बात नहीं, हो गई फ्रेशनेस, हो गई अच्छे से, अब पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो करो इसका आंसर बताओ। सर एक्स क्यों लिखा हुआ वहां पे? वैल्यू ऑफ एक्स कैन बी डिटरमाइंड बाय, वैल्यू ऑफ एक्स तो कुछ है ही नहीं, वैल्यू ऑफ ए लिखना चाहिए था इसको, वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए, वो वैसे कई बार मिस हो जाता है, इतना लोड मत लिया करो, तुम पढ़ लो। ये करके दिखाओ सर, सम को सॉल्व कर दीजिए पूरा। बच्चे मैं तो कर दूं, बट वही बात है, मैं कोई ऐसा काम क्यों करूं जिससे गलत तरीका आपके सामने आए। इसको नहीं करना होता सॉल्व करके भाई, नहीं करना होता। मैंने स्टार्टिंग की जो मिशन मेन से स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग की क्लासेस में पूरा सॉल्व करके दिखाया था, क्योंकि आप उसमें सीख रहे थे। अब तो आपको ये चीज समझनी है कि पूरा सॉल्व नहीं करना होता, आपको दिमाग में इसकी पिक्चर बनानी होती है। तो अलग अलग आंसर्स अलग अलग बच्चों के आ रहे हैं। देखो यार, एक बार मैं बताता हूं आपको, ध्यान से समझना। कह रहे महिमा ने कुछ पैसा, महिमा इन्वेस्टेड अमाउंट ए, मतलब ये प्रिंसिपल है आपका। ठीक है, इसने पैसा इन्वेस्ट किया इतना एट सिंपल इंटरेस्ट रेट विच इज 66.66% ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच शी इन्वेस्टेड 4500 रुपीज एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years। ठीक है, शी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 years एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एट कंपाउंड इंटरेस्ट इज 5%। ठीक है, बढ़िया है जी। तो आपको इसने ना एग्जैक्ट तरीका से बताया नहीं कुछ भी, अलग अलग तरीके से आपके सामने रख दिया। अब निकालना तो पड़ेगा ही, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है इसके अंदर जो इसमें से डेटा और चाहिए होगा, नहीं तो ये खुद से तो सॉल्व नहीं हो रहा है, इसमें डेटा तो कम है। ठीक है, अब डेटा कम है, ये 2/3 कह रहा है। वो पता क्या कहता है? कहता है कि अगर आपको एसआई की बात करूं ना मैं आपके सामने, कहता है सीआई का रेट अगर R% है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट का रेट 2/3 है आर इस R% का। ठीक है, 2/3 है इस R% का। ओके, ठीक है, बढ़िया बात है। और इधर प्रिंसिपल पता आपको ए है, बढ़िया, खत्म। और इधर कह रहा है कि
₹4500 निवेश हुए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे फॉर 2 इयर्स, 2 सालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्टमेंट 5 सालों के लिए हुई है, ठीक है। और इधर 5 साल हैं, इधर 2 साल हैं, इधर 5 इयर्स हैं, इधर 2 इयर्स हैं बच्चे। अब चलो ये सारी बातें अपनी जगह ठीक है, ठीक है। मुद्दा है हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जैसे कि सबसे पहले कहते हैं टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हर इज 44192। ओके, यहां पे देखोगे तो ए की ए है प्रिंसिपल, इधर देखोगे तो 4500 प्रिंसिपल है। टोटल इंटरेस्ट दिया है, मतलब दो वेरिएबल दिए हैं आपको, एक वेरिएबल ए हो गया, एक वेरिएबल आर हो गया, इनके कॉम्बिनेशन से ही तो टोटल इंटरेस्ट निकलेगा। दो वेरिएबल एक इक्वेशन, तो पहली इक्वेशन रिडंडेंट है, पहली इक्वेशन से कुछ नहीं निकल के आ सकता, ठीक है, नो यूसेज, ठीक है, ऊपर पूरा वो है ही नहीं। उसके बाद a प्लस 500 अमाउंट्स टू 7200 एट सिंपल इंटरेस्ट एट R% फॉर 4 इयर्स। कह रहे a प्लस 500 को अगर आप देखो तो R% 4 सालों के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे, वही बात बन गई फिर से। एक इक्वेशन, दो स्टेटमेंट चाहिए, दो वेरिएबल हैं क्योंकि इसके अंदर। सिमिलरली यहां पे भी दो वेरिएबल सिंगल इक्वेशन, तो तीनों ही स्टेटमेंट्स ना अपने आप में रिडंडेंट है। सिंगल सिंगल इक्वेशन से तो किसी से आंसर नहीं आ सकता, ठीक है। अगर वो पूछता ना सफिशिएंसी के बारे में या फिर नेसेसरी के बारे में, सफिशिएंट पूछता कि कितने यहाँ पे सफिशिएंट हैं, कितनी इक्वेशंस, तो वो सवाल यहाँ पे फिर आप पता क्या करते हैं, इसके अंदर कोई भी दो ले लेते तो आंसर आ जाता। जैसे इसमें दो वेरिएबल एक इक्वेशन, दो वेरिएबल एक इक्वेशन, दो वेरिएबल एक इक्वेशन है, तो कोई भी दो एक साथ ले लेते ना तो आपका आंसर आ जाता। बट इन्हें सफिशिएंसी पूछा नहीं है आपसे, इसने रिडंडेंट पूछा। रिडंडेंट कौन से है, तो इंडिविजुअली रिडंडेंट हमेशा वन वन पे चेक होती है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअली रिडंडेंट है, मतलब पहली भी रिडंडेंट है, दूसरी भी रिडंडेंट है, तीसरी भी, क्योंकि दो वेरिएबल सिंगल इक्वेशन कुछ नहीं निकल के आ रहा, ठीक है। बी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, बताओ बताओ बताओ, मजा आ रहा है? ये जो जो एनी ऑफ द टू बोल रहे हो ना बच्चे, रिडंडेंट लिखा हुआ है, सफिशिएंट नहीं लिखा हुआ। सी ऑप्शन आंसर कर रहे हो जो आप। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट से, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सारे बच्चे एक साथ। रुकिएगा जरा, मैं आता हूं, फटाफट से इसको सॉल्व करो, मैं अभी आता हूं। किस किस का आंसर आ गया?
देखो भैया, इसको समझो ध्यान से कैसे करना है क्वेश्चन को। मिसिंग नंबर सीरीज के ऊपर सवाल है ये, आप ध्यान से बस देखते जाओ, मेरी बात समझते जाओ। यहाँ पे आप कुछ निकाल नहीं सकते, यहाँ कुछ निकाल नहीं सकते। इधर दिख रहा है आपको 81 बढ़ रहा है, इधर दिख रहा है आपको घट रही है वैल्यू, कितनी घट रही है भैया? 27 घट रही है। इधर देख रहे हो वैल्यू बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है? 9 बढ़ रही है। ठीक है, बढ़िया। तो 9 का 3 गुना 27, 27 का 3 गुना 81, 81 का 3 गुना 243, 243 का 3 गुना कितना हो जाएगा? यहाँ पे 729। यहाँ जुड़ रही है घट रही है? जुड़ रही है, यहाँ घटेगी और यहाँ जुड़ेगी। ठीक है, तो 21 में 729 जोड़ोगे तो आपको कितना मिल जाएगा बच्चों? आपको मिल जाएगा 750। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चे? 750। क्या पहली सीरीज कर ली थी आपने? बढ़िया से बता दो फटाफट से। दूसरी सीरीज में आ जाओ। यहां क्या घट रहा है? 56 घट रहा है। इधर क्या घट रहा है? 42 घट रहा है। इधर क्या घट गया? 30 घट गया। तो ये 7 इंटू 8, ये 6 इंटू 7, 8 7 7 6 6 5 6 5, तो आगे आ जाएगा 5 4, मतलब 20 घटेगा इसमें से, 450 आएगा। एफयूपी है ये, और उसमें से आगे 12 घट रहा है। ठीक है, इधर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 450। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ये देखते हैं। ठीक है, हटा दूं ये मिसिंग बहुत आसान थी, पहले में तो 3 3 के मल्टीपल थे, दूसरे में एफयूपी थी, बड़ी आसान सीरीज थी दोनों के दोनों। उसके बाद कहता है दोनों का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो कितना है? 50 है क्या? अरे नहीं, 150 से भी तो कॉमन आ रहा है इसके अंदर, 150 होगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये तो नहीं है। डिफरेंस बिटवीन द मिसिंग नंबर सीरीज इज लेस देन 120। ना भाई, ऐसी बात भी नहीं है। डिफरेंस है 300 का डिफरेंस है इसमें, 300 का डिफरेंस है तो लेस देन 120 थोड़ी ना होगा, ये भी नहीं है। सम ऑफ द मिसिंग नंबर सीरीज इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8। हाँ, 1200 होता है, 1200 कट जाता है 8 से। सम 1200 है जो कि कट जाएगा 8 से, ये ठीक है। उसके बाद रेशियो ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ मिसिंग नंबर ऑफ सीरीज 1 टू सीरीज 2 इज 4:3। सम ऑफ डिजिट्स कितना आएगा? 7 5 0 12, 4 5 0 यानी कि 9। रेशियो कितनी आ जाएगी? 4:3। पता है क्या किया मैंने? 7 + 5 + 0 12 आ गया, 4 + 5 + 0 9 आ गया, 4:3। उड़ाते जाना है, उड़ाते जाना है। थर्ड और फोर्थ ठीक है, सी एंड डी ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा आसान होता है ये वाला, इसको उड़ाते जाओ। ऐसे टाइप आपके पेपर में 2 से 3 आएंगे ही आएंगे, 2 से 3 आएंगे ही आएंगे आपके पेपर में टाइप। ऐसा एक और प्रैक्टिस कराऊं, इस बार एक रॉन्ग सीरीज पे देखो, इस बार एक रॉन्ग सीरीज पे देखो, सेम टाइप का सवाल, बहुत प्यारा टाइप है। करो 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 करो। देखो यहां पे आपको दिख रहा है कि कितना ऐड हो रहा है? 64 ऐड हो रहा है। ठीक है, ऐसा है, 64 ऐड हो रहा है, यहाँ 100 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे एडिशन अच्छा खासा हो गया, 134 कितना हो गया ये? एक 138 का 64 तक तो ठीक था यार, इसमें ये क्या हो गया? 14। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो
ये ठीक है 256, ये 144 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, मतलब यही है रॉन्ग टर्म, यही गड़बड़ है। ठीक है, तो 144 आना चाहिए क्योंकि इधर स्क्वायर इधर भी स्क्वायर ही है 256। तो पहले वाले की 234 आई है क्या रॉन्ग टर्म? चेक कर लो, 144 जोड़ के इसके अंदर चेक कर लो, 144 जोड़ोगे ना तो 240 आएगी वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, 240 आएगी अगर 144 जोड़ दिया ना तो 240 आएगी वैल्यू। उसके अंदर से घटाना कितना पड़ रहा है? 102 है तो गड़बड़ में ही आ रही है। क्या यही रॉन्ग टर्म नहीं आ रही? ले, ये क्या किया मैंने, आगे तक ले गया क्या मैं? 100 क्यों, 100 तो घट ही नहीं रहा, 100 क्यों घटा दिया मैंने? मैं आगे देखते 256 इधर भी घटा दिया, तो इधर 100 घटना चाहिए आइडियली, मतलब यहाँ पे गलत है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो 64 जुड़ रहा है। इधर अगर आप देखोगे तो कितनी वैल्यू घट रही है, देखो 90 तक जाना है तो 100 घट रही है, 96 तक जा रहे हो तो आपकी वैल्यू कितनी घट जाएगी यहाँ पे? 94। ओके, उसके बाद भी ऐसी गड़बड़ है, तो यहाँ ठीक है। आगे 234 से 38 तक जाओगे तो 234 से 38 तक कितना 196 का एडिशन हो रहा है, यहाँ पे 196 का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, और यहाँ एडिशन कितना हो रहा है? 256 का एडिशन हो रहा है। तो परफेक्ट स्क्वायर्स ही चल रहे हैं सारे के सारे। मैं ऐसे करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे आपको ये करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इधर देखो थोड़ा बड़ा बड़ा, क्योंकि मैं छोटा छोटा लिखा हुआ ना तो हो नहीं रहा सही से, आपसे समझ नहीं आएगा, बहुत बारीक बारीक हो गया ज्यादा ही। 126, 190, 96, 234, 38, 294। यहां पे आप देख रहे हो 64 का एडिशन हो रहा है, यहां आप देख रहे हो कि भाई 90 और 6 94, 94 घटाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे घटाना पड़ेगा 94, इधर जोड़ना क्या पड़ेगा, इधर ऐड करना पड़ेगा 134 + 4 138। इधर क्या चल रहा है, 234 से 38 तक जाने के लिए 196 यहाँ पे घटाना पड़ेगा, और इधर 256 जोड़ना पड़ेगा। अब परफेक्ट स्क्वायर्स चल रहे हैं बच्चे, परफेक्ट स्क्वायर्स चल रहे हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर है 8 का स्क्वायर, ये है 14 का स्क्वायर, ये है 16 का स्क्वायर। तो 14 16, 8 के बाद 10 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 14 और फिर 16। तो यहाँ 100 होनी चाहिए वैल्यू, यहाँ 144 होनी चाहिए वैल्यू। इसमें से 100 घटाओगे यहाँ 90 आएगी, 90 आएगी तो ऑटोमेटिकली 144 हो जाएगी वैल्यू। तो ये 96 बन रही है यहाँ पे रॉन्ग टर्म। ठीक है, रॉन्ग टर्म क्या बन रही है? 96 बन रही है। सही है, बढ़िया है। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे अगले वाली में 106 है, 120, 184, देन 327, 582, आगे 905। सुनना मेरी बात ध्यान से, फोकस के साथ। ठीक है, इनमें तो मजा आता होगा आप लोगों को, ये वाले तो टाइप में मजे मजे आते होंगे बहुत सारे बच्चों को। यहाँ पे आप अगर आप देखोगे तो आपका एडिशन कितने का हो रहा है? 14 का, 14 का एडिशन हो रहा है। आगे देखोगे तो कितने का? 64 का एडिशन हो रहा है, 64 का। हाँ जी, ठीक है। अब इधर देखोगे तो 27 और 16, 27 और 16, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो ये कितना आ गया? 43, तो ये 143 हो गया। ठीक है, 143। उसके बाद यहां पे अगर आप देखोगे 3 2 5 95 100, यहां पे कितनी आ रही है वैल्यू? 255, 255 का एडिशन हो रहा है। इधर अगर आप देखोगे तो कितना आगे लेके जाएं? अगर आप देखो 600 से 905 तक जाते हैं ना अगर आप, तो 305 जाना पड़ता, अब 305 से 18 और आगे जाना है। ठीक है, 323 जाना है। ठीक है, 323 का एडिशन है। क्या इतनी बात क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से बता दो, फटाफट से, फटाफट से बता दो सारे के सारे बच्चे एक साथ। वेरी हैं तो परफेक्ट स्क्वायर्स यहाँ पे, बट इसके बीच का ना एक अजीब सा मुझे चीज दिख रही है। ये 16 का स्क्वायर -1 है, ये 18 का स्क्वायर -1 है, ये 12 का स्क्वायर -1 है,
इनके बीच में डिफरेंस 4 का है, आगे डिफरेंस 2 का है, यहाँ डिफरेंस 2 का आ गया, यहाँ डिफरेंस 4 का आ गया, तो उसके बाद डिफरेंस फिर 2 का आएगा क्या? नहीं, बनता तो नहीं है। कर सकते हो तो एक चीज कर सकते हो, यहाँ पे 15 कर सकते हो और यहाँ पे 63 कर सकते हो, तो ये 8 का स्क्वायर -1 बनेगा और ये 4 का स्क्वायर -1 बनेगा। बट 4 का स्क्वायर 4, 8, 12, 16 के बाद तो 20 आना चाहिए ना, ये 18 गलत है। कितने दो रॉन्ग टर्म दे दिखा इन्होंने, ये तो रॉन्ग टर्म है ही, वो भी रॉन्ग टर्म है। ठीक है, तो इसके अंदर ना शायद कुछ मे बी टाइपो एरर हुआ, लास्ट की डिजिट छोड़ दो, इसके अंदर टाइपो एरर हुआ इसके अंदर कोई। ये 120 ले लो आप, ठीक है, 120 इसकी रॉन्ग टर्म है, तो 96 इसकी रॉन्ग टर्म है, 120 इसकी रॉन्ग टर्म है। ठीक है, ये ले लो, ये लास्ट वाला डिजिट एक बार छोड़ दो। अब उस हिसाब से देखो, कह रहे डिफरेंस बिटवीन द रॉन्ग नंबर्स इज लेस देन 30। दोनों रॉन्ग नंबर्स के बीच का डिफरेंस है 24, जो कि लेस देन 30 है, बिल्कुल ठीक है। सम ऑफ द रॉन्ग नंबर्स इज डिविजिबल बाय अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 8। सम कितना है पहले तो ये बताओ, इन दोनों का सम कितना है? 216, 216। ठीक है, ये सम है इसका 216। ठीक है, अब हाँ, तो ये 216 किसी भी प्राइम नंबर से नहीं कटेगा। इसमें दिख रहा है कि भाई ये तो 6 की पावर 3 होता है, तो किसी भी प्राइम नंबर से नहीं कटेगा, तो 8 से बड़े प्राइम नंबर की तो बात ही हो रहा है। ये है ही एक ही प्राइम नंबर से कटता है, बस ये वो 2 है और 3 है, 2 प्राइम नंबर से कटता है, 2 और 3 से। 8 से बड़े तो किसी प्राइम नंबर से नहीं कटेगा ये। ठीक है, तो ये गलत है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ रॉन्ग नंबर ऑफ सीरीज 1 इज लेसर देन द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ रॉन्ग नंबर ऑफ सीरीज 2। तो इनका सम ऑफ डिजिट क्या आएगा? 9 + 6 15। इसका सम ऑफ डिजिट आएगा 1 + 2 3। तो ये तो बड़ा है ना, वो कहता है सीरीज 1 का छोटा है, तो ये भी गलत हो गई बात। क्या स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द रॉन्ग नंबर सीरीज इज डिविजिबल बाय 24। तो डिफरेंस ही 24 का है, तो डिफरेंस का स्क्वायर तो डिविजिबल ही होगा 24 से। तो फर्स्ट एंड फोर्थ, ए एंड डी इज द आंसर, ए एंड डी। क्या कहते हो? क्या कहते हो? क्या कहते हो? क्या कहते हो? डिफरेंस का स्क्वायर तो डिविजिबल ही होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पे जो रॉन्ग नंबर सीरीज आपको बना रही थी इन दोनों के लिए। ठीक है, अब एक बढ़िया सा आप मेरे को फिलअप का क्वेश्चन करके दिखाओगे क्या? फिलअप का क्वेश्चन करके दिखाओगे क्या, एक बेहतरीन वाला, मतलब बिल्कुल बढ़िया, दिमाग चेक कर लेगा वो, कैसी तैयारी चल रही है आपकी चेक कर लेगा, टॉपिक कितना स्ट्रांग है आपका, ये क्वेश्चन चेक कर लेगा। जल्दी से बताओ। गुड 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 गुड, वेरी गुड, जल्दी 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 फटाफट। अरे कर दो यार, कमाल करते हो यार। तो दिवाली पे पटाखे किसने बजाए थे इस बार? सॉरी। बच्चों सबसे पहली बात तो क्या है, ऊपर वाले से स्पीड्स निकाल लो, नीचे वाले से वेरीफाई कर लो। इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, ठीक है, कोई वेरिएबल वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। भाई इतने किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गए 7.5 घंटों में, तो 150 किलोमीटर अगर आप डाउनस्ट्रीम जाओगे, सुनना मेरी बात ध्यान से, 150 किलोमीटर 7.5 आवर्स में कवर हो रहा है,
तो स्पीड कितनी हो गई 20 किलोमीटर पर आवर। अगर 120 किलोमीटर 10 घंटों में कवर हो रहा है तो स्पीड क्या होगी 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 80 की स्पीड, 80 का डिस्टेंस अगर 20 की स्पीड से जाओगे तो 4 घंटे हो गए। 96 का डिस्टेंस अगर 12 की स्पीड से जाओगे तो 8 घंटे हो गए। सम 12 घंटे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। लो जी, बस पहले वाला तो है ठीक, पहले वाला तो पक्का ठीक है। ठीक है, पहले वाला तो पक्का ठीक है। तो भाई आपका आंसर जो है वो सी एंड डी नहीं हो सकता, बी एंड सी नहीं हो सकता, हो सकता है तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता। ठीक है, ए या ए बी डी में से। ठीक है, तो बढ़िया है, चेक कर लो, बी चेक कर लो फटाफट। 100 का डिस्टेंस 7.5 आवर्स में, 100 का डिस्टेंस 7.5 आवर्स यानी कि 15/2 आवर्स में। 5 से काटा 3 बार काटा, 5 से काटा 20 बार काटा, तो 40/3 की स्पीड आ गई। इधर 160 का डिस्टेंस 10 घंटों में, तो 16 की स्पीड आ गई। बढ़िया, तो 80 को आपने डिवाइड किया 40/3 से, यू विल गेट 6। 96 को आपने डिवाइड किया 16 की स्पीड से, यू विल गेट 6। 6 + 6 हो गया 12, तो बी भी है। तो ये एबीडी ही आंसर होगा। ठीक है, एबीडी ही आंसर होगा। इतने में ना पेपर में जो टाइम होता है उस हिसाब से फटाफट निपटा के एबीडी मार्क कर देते हैं जब बहुत कम टाइम रह रहा होता है। अगर सफिशिएंट टाइम है तो नन ऑफ दीज के लिए हम एक बार और चेक कर लेते हैं डी कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, 250 का डिस्टेंस 7.5 की स्पीड से, 7.5 आवर्स में, मतलब 15/2 आवर्स में। तो 5 से काटा 3 बार काटा, 5 से काटा 50 बार, 100/3 आ गई वैल्यू यहां पे। और दूसरी वैल्यू क्या आ गई 96 बाई ये अपना 100 का डिस्टेंस 10 आवर्स में, मतलब 10 की स्पीड आ गई। चेक कर लो दूसरी तरफ। अब 80 का डिस्टेंस कवर करना है 100/3 की स्पीड से, तो कितना टाइम लग जाएगा 4/5, 12/5 यानी कि 2.4 आवर्स। 2.4 आवर्स यहां लग गए। वहीं दूसरी तरफ 96 का डिस्टेंस 10 की स्पीड से, 9.6 आवर्स यहां लग जाएंगे, तो 12 घंटे हो गए। बिल्कुल बढ़िया, एबीडी सब चेकड है। सी और चेक कर लेना आप, नहीं हो रहा होगा तभी यहां पे ऐसा दिया गया। ठीक है, नहीं हो रहा होगा। और यहां पे दिख रहा है डबल डिस्टेंस कवर करना है, डबल डिस्टेंस कवर करना है, उस हिसाब से यहाँ पे चेंजेस आने चाहिए थे उस हिसाब से, बट यहाँ पे भी वैल्यू बढ़ रही है तो यहाँ तो सेम हो नहीं सकती सिचुएशन। ठीक है, तो सी तो वैसे ही आपको चेक भी नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ डिस्टेंस डबल हो रहा है और ये वाली स्पीड भी बढ़ रही है, तो सेम टाइम कैसे आ जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से चीजें कैसे सेम हो सकती हैं। ठीक है, तो बढ़िया, सबने कर लिया था आई थिंक। अरे करा था कि नहीं करा था, ये तो ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज है। ये क्वेश्चन आ गया तो मचा दोगे तुम। इस टाइप के क्वेश्चंस फिलअप्स जो होते हैं ना बेहद ज्यादा सिंपल होते हैं, बट सही जगह पे सही निशाना लगाना है बस। ठीक है, तुमने बताया नहीं यार पटाखे बजाए थे कि नहीं बजाए थे, कई जगह तो बैन भी थे। कर दूं कंप्लेंट, घर से ले जाएंगे। मजाक कर रहा हूं यार, चलो जो भी तुमने इंजॉयमेंट कर ली ना, मेरा पर्पज वो नहीं है कि तुमने क्या किया था, मेरा पर्पज ये है कि तुम माइंड फ्रेश करके आए हो कि नहीं आए हो, आज बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मेरा पर्पज ये है। इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। अरे करो ना लायक हूं, क्वेश्चन सॉल्व करो। समय समाप्त।
कहते करिश्मा ने ना वरुण को 16,000 रुपए उधार दिए हैं कुछ सालों के लिए, कुछ रेट पे नहीं बताया हुआ। ठीक है, करिश्मा 75% ऑफ द इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम वरुण एट कंपाउंड इंटरेस्ट उसने इन्वेस्ट कर दिया। जितना भी इंटरेस्ट आया ना उसका 3/4 उसने इन्वेस्ट कर दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 सालों के लिए एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पहले वाले केस में था। एंड रिमेनिंग उसने इन्वेस्ट किया ट्वाइस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 3 सालों के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे। ये भी सही है। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम कंपाउंड इज 768 मोर देन द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड द फॉलोइंग ऑप्शन दैट कैन फिल द ब्लैंक्स। ठीक है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है। ऐसे सवालों में ना जब वो कह रहा है कि ट्वाइस है, चलो ठीक है, देखो अब ये जो 768 है ये कितना परसेंट है ये पता है आपको? 16,000 का। 16,000 का कितना परसेंट हो गया 768? आई थिंक 48% हो रहा है ना? नहीं 4.8, सॉरी, पूरा 48 तो कैसे ही हो जाएगा। तो यहां अगर आप देखोगे तो 4.8% हो रही है वैल्यू, 48/10। 4.8% आनी चाहिए डिफरेंस की वैल्यू। ठीक है, 4.8% आनी चाहिए। मैंने देखा 768 जो है वो 16,000 का 4.8% है। सही है, बढ़िया है। तो हमारे पास 4 अलग अलग केसेस हैं। पहले केस में कितना इंटरेस्ट आ रहा है? 20% के हिसाब से 8 सालों के लिए 160% इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, उसके अगले केस में 180% इंटरेस्ट आ रहा है। उससे अगले केस में 9% के हिसाब से 135 इंटरेस्ट आ रहा है। ये नहीं चेक करूंगा मैं, इसका 75% निकालने में बड़ी दिक्कत आएगी, मैं नहीं चेक करूंगा इसको, और इसको भी अभी चेक नहीं करूंगा मैं, पहले 2 ऑप्शन ही चेक करूंगा। ठीक है, 75% निकालने में ना थोड़ी सी टाइम लग जाएगा। एक बार इन्हीं दोनों को चेक कर लो। इसका 75% कितना होगा? 120%, 3/4 होगा ना इतना, और बाकी कितना बच जाएगा? 40%। ठीक है, इसका 3/4 कितना होगा? 135 और 45। ठीक है, बढ़िया है जी। अब 2 सालों के लिए कंपाउंड पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, 2 सालों के लिए कंपाउंड पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो इसको, पहले वाले केस में एट द सेम रेट ऑफ 20% के हिसाब से आप देखोगे 2 सालों में 44% इंटरेस्ट आ जाता है। इसका 40% होगा 48, और इसका 4% कितना होगा? यही 4.8। तो ये कितना आ जाएगा भैया आपके पास? सीधा सीधा 52.8% इंटरेस्ट आ जाएगा। इसको वो क्या कर रहा है? डबल एसआई पे 3 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो 20% रेट था यहाँ पे, तो 40% पे इन्वेस्ट कर रहा है वो भी 3 सालों के लिए, तो 120% इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, इसका 120% कितना होगा भैया? मैंने यहाँ गलत नहीं कर दिया? नहीं ठीक किया, बिल्कुल। इसका 120% आ जाएगा 48। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4.8 आ रहा है। पहले ऑप्शन से ही खत्म हो गया, पहले ऑप्शन से ही आंसर आ गया, ए ऑप्शन। ऐसे सवालों में ना सिंगल ही सेटिस्फाई करता है, मोर देन वन नहीं करता। मोर देन वन ऐसे सवालों में करता है, जो ये किया था ना आपने, इसमें मोर देन वन कर रहा होता है, क्योंकि ऑप्शंस का खेल ही इस तरीके से दिया गया है। बट इसके अंदर सिंगल ऑप्शन ही कर रहा होता है, और ये पहला ही कर गया। हमारी किस्मत इतनी तेज थी, पर जरूरी नहीं है पेपर में भी इतनी तेज होगी, तो थोड़ा स्मार्टली आप ऑप्शंस को पिक करना। सो स्टार्टिंग में कंपाउंड है या सिंपल है कैसे पता चलेगा? अगर वो मेंशन करेगा तो कंपाउंड होगा, अगर उसने मेंशन नहीं किया तो सिंपल ही होगा ना बच्चे। अगर उसने मेंशन नहीं किया तो सिंपल ही होगा। और बात पता क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या है, सिंपल है या क्या चीज है। आपको मेन चीज जिस चीज से फर्क पड़ता है उसने दिया क्या है। देखो यहां स्टार्टिंग में ना उसने सीधा आपको बेसिक लाइनअप में दे दिया कि इतना पैसा, इतना टाइम, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसके बाद 75% ऑफ द इंटरेस्ट। व्हेनेवर वो मेंशन नहीं कर रहा ना इंटरेस्ट, तो आपने सिंपल ही लेके चलना है वहां पे। अगर वो कंपाउंड का कोई वर्ड यूज कर लेगा, अगर आपसे कंपाउंड यूज कराना होगा उसने, तो ठीक है। अब आपने बताना है इस डेटा के हिसाब से कौन कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं, बताओ। रिपीट कर दें पिछला सवाल? चलो इस क्वेश्चन की बात कर देता हूं, इस क्वेश्चन की बात कर देता हूं, मुझे इसको कर लो।
काफी ही अच्छा सवाल है ये तो, काफी ही अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। देखो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, फोकस रखना बच्चे, इसको कन्वेंशनली और कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं करना, ध्यान से सुनो। सबसे पहले उसने मिक्सचर एक्स और मिक्सचर वाई को मिक्स किया, मिक्सचर एक्स को मिक्स किया मिक्सचर वाई के साथ, और जो फाइनली मिक्सचर निकल के आया मिक्सचर पी, वो 1:1 की रेशियो में उसमें मिल्क वाटर था। ठीक है, बढ़िया है। A% of X and B liters, फिर A liters of Y लिया उसने, 40% of solution Z लिया, mix to form mixture so that the milk is 44%। X और Z का रिमेनिंग मिक्सचर उसने N बना के मिक्स कर दिया। तो क्या कह रहा है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन P इज 120 लीटर्स। अच्छा एक पहले बताओ किस किस का आंसर आ गया, मैं लाइव कमेंट सेक्शन में आपका चेक करना चाहता हूं, किस किस बच्चे का आंसर आ गया, एक बार बताना जरा। इस क्वेश्चन को ना आपको कभी भी ऊपर से शुरू नहीं करना, इस क्वेश्चन को ना हमेशा यहां से शुरू करो जहां पे आपको पता है कि 40% ऑफ Z, मतलब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता है ना, 40% ऑफ Z क्या होगा, 60 होगा। एक एग्जैक्ट वैल्यू है तो दूसरी वैल्यू निकाली जा सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन को यहां से शुरू किया करो हमेशा जहां से इस तरीके का डेटा हो। तो हमने पहले Y और Z को मिक्स कर लेते हैं। Y के अंदर आपको ये मिल्क परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, तो इधर Y में मिल्क कितना है ये बताओ, Y में मिल्क कितना है, मिल्क है इसके अंदर 2/2 + 3 यानी कि 2/5, 2/5 मिल्क है। इसमें 2/5 मिल्क है। आप देखोगे ऐसे ही आगे बढ़ के Z में कितना मिल्क है, 7/7 + 8 यानी कि 7/15 मिल्क है। इनको मिक्स कर दिया तो फाइनली मिल्क कितना आ गया, 44%। 44% मतलब 4 से काटोगे 11/25 मिल्क है। ठीक है, बढ़िया। तो 5 से काटा 1 आया, 5 से काटा 3 आया, 5 से काटा 5 आया। एलिगेशन लगानी है, डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, 135। 135 का एलसीएम 15 होता है, 15 से मल्टीप्लाई कर दो। सो यहां आपको मिल जाएगा ये 5 का 3 बार कटेगा, 3 का 5 बार कटेगा। इधर से वैल्यू आ जाएगी 30, इधर से वैल्यू आ जाएगी 35 और इधर से वैल्यू आ जाएगी 33। तो यहां दिख रहा है, यहाँ पे 2 आएगी वैल्यू, यहाँ पे 3 आएगी। 2:3 की रेशियो मिक्स कर दिया इसको। किस रेशियो मिक्स कर दिया, 2:3 की रेशियो में। बढ़िया, बट हमें पता है ऑलरेडी कि सेकंड वाला मिक्सचर कितना लिया है, 40% ऑफ सॉल्यूशन Z। 150 का 40% होगा 60, तो 3 यूनिट की वैल्यू है 60। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 20, 2 यूनिट की वैल्यू होगी 2 × 20 यानी कि 40। सुनना मेरी बात ध्यान से, A लीटर्स ऑफ Y मींस A की वैल्यू आ गई 40। A की वैल्यू 40 आ गई ना, अब उससे पीछे आ जाओ आप, जब वो कह रहा है A% ऑफ सॉल्यूशन X, मतलब 40% ऑफ सॉल्यूशन X यानी कि 80 लीटर। ठीक है, मतलब वो इसकी बात कर रहा है। तो बढ़िया है, अब आपको फिर से एक वैल्यू पता लग गई तो दूसरी वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, एक वैल्यू पता लग गई, दूसरी वैल्यू आप निकाल सकते हो। अब इस बार किसको मिक्स किया गया, X और Y को। Y को मिक्स किया हुआ है X के साथ। ठीक है, X और Y को मिक्स किया हुआ। मिल्क मिक्स कर दो भैया। X में कितना है, X और Y, यहाँ इसको आसान तरीके से कर सकते हैं, इसको बहुत ज्यादा आसान तरीके से कर सकते हैं क्योंकि परसेंटेज बन रहा है प्रॉपर। ठीक है, तो इसमें मिल्क कितना है, 11/11 + 9 यानी कि 11/20। 11/20 यानी कि 55% मिल्क है। Y में कितना है, 2/2 + 3 यानी कि 2/5 यानी कि 40% मिल्क है। और जब इनको मिक्स कर दिया तो कितना मिल्क है, 1/1 + 2, 1/1 + 1 यानी कि 1/2 यानी कि 50% मिल्क है। तो इसमें से इसको घटाया यू विल गेट 5%, इसमें इसको घटाया यू विल गेट 10%, और रेशियो क्या आ गई, 2:1। 2:1 की रेशियो आ गई, जिसमें से हम जानते हैं कि पहले वाली चीज क्या है, A% ऑफ सॉल्यूशन X यानी कि 40% ऑफ सॉल्यूशन X यानी कि 80 लीटर है पहले वाली वैल्यू। तो 2 यूनिट की वैल्यू 80 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 40 लीटर। ठीक है, ये आ जाएगी। ठीक है, बढ़िया है जी। कह रहे रिमेनिंग मिक्स करके हमने N बना दिया। सबसे पहला सवाल आ रहा है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन P इज 120 लीटर्स। 120 लीटर्स है क्या सॉल्यूशन P की क्वांटिटी, तो पता है 80 + 40 लीटर यानी कि यह है 120 लीटर, तो पहला बिल्कुल ट्रू है।
डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ m एंड n इज 130 लीटर। m और n की जो क्वांटिटी है उसका डिफरेंस जो है वो 130 लीटर है। देखो m और n, m और n, m तो आपने पहले बनाया था ये वाला, m तो ये आ गया था, m कितना आया था आपका टोटल 40 प्लस 60, 100 लीटर था ये तो टोटल। और n क्या है, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ एक्स वाई जेड है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, a% ऑफ सॉल्यूशन x एंड b लीटर ऑफ दिस आर मिक्स्ड टू फॉर्म मिक्सचर b सच दैट द रेशियो में a लीटर्स ऑफ मिक्सचर y एंड 40% ऑफ z, ठीक है। तो बच्चों क्या था, 200 था, 100 था और 150 था। सबसे पहले आपने 80-40 कम किया एक्स वाई का, 80-40 कम किया एक्स वाई का। उसके बाद आपने 40 और 60 कम किया वाई जेड का। ये देखो ये रहा, 40 और 60 कम किया वाई जेड का। सो यहां पे बच गया 120, इधर बच गया सिर्फ 20 और इधर बच गया 90, ठीक है, बढ़िया। तो ये 230 आ रही है वैल्यू, कितनी आ रही है वैल्यू 230। तो ये भी ठीक है, 230 आ गया मिक्सचर एन, मिक्सचर एन 230 है और ये मिक्सचर एम जो है 100 है, तो 230 और 100 का डिफरेंस 130 आएगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। रेशियो बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क सॉल्यूशन इन P एंड N इज 15:29, ये चेक करना पड़ेगा। P में जो क्या रेशियो है, P में पूछ रहा है आपसे ये, P में जो मिल्क है, तो यार P जब आपने बनाया था ना तो उसके अंदर 1:1 की रेशियो थी, मिल्क वाटर बराबर था, ठीक है। और P जो बना था वो XY को मिक्स करके बना था ना, XY को मिक्स करके बना था। तो ये टोटल 120 का 50% मिल्क था, 50% वाटर था, तो मिल्क तो 50 हो गया, 1:1 की रेशियो थी ना, ठीक है। उस हिसाब से मिल्क N के अंदर कितना होगा, यहां देख लो 11:9 की रेशियो है, 11/20 है, इसका 11/20 आपका मिल्क है, आपने इसका 11/20 किया, 66 मिल्क आया यहां से। यहां से कितना मिल्क आएगा 2/5, यानी कि 8 मिल्क आएगा यहां से। और इसका देखोगे कितना मिल्क आएगा 7/15, 42 मिल्क आएगा। तो इनका सम कर दो, कितनी आ रही है वैल्यू 50 8 116, 116 आ रही है वैल्यू, ठीक है। 4 से काट दो अब इसको, 15 आ गई वैल्यू, यहाँ पे 29 आ गई वैल्यू, ये भी ट्रू है। तो तीनों ही ट्रू है मेरे भाई, ये तो तीनों ही ट्रू है, ऑल ऑफ दीज इज द आंसर। बड़ा प्यारा सवाल था ये तो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आज का। बहुत ही सुंदर यार, चलो बढ़िया। एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, सारे बच्चे पूरे फोकस के साथ मुझे आंसर बताना। क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने मेरे को बताना है, क्या लिंकेज है क्वांटिटी 1 2 और 3 के बीच में, ABCD में से क्या आंसर है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये आपका क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी ले लो, जल्दी ले लो, जल्दी ले लो, फटाफट फटाफट फटाफट। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी स्क्रीनशॉट ही ले लो, क्योंकि आंसर बताना है आपने मेरे को, क्या Q1 Q2 Q3 के बीच में रिलेशन है, ठीक है। जरूर सब बच्चे मेरे को इसका आंसर टाइम से बताइएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अच्छा, आप सभी के लिए ना, आप सभी जानते हो ना, एक बड़ा ही जरूरी आप सभी के लिए अपडेट था लास्ट टाइम, जो काफी बच्चों ने गिव अवे में तो पार्टिसिपेट कर ही लिया था। चलो कोई नहीं, आज शाम को ना मैं प्लस कोर्सेज के बारे में अनाउंसमेंट करने वाला हूं कि क्या क्या प्लस कोर्सेज होने वाले हैं आपके, ठीक है। कुछ बढ़िया बढ़िया प्लस कोर्सेज मैं निकाल रहा हूं आप सभी के लिए, SBI PO के लिए, मेंस के लिए, ठीक है। बहुत अच्छे कोर्सेज निकल रहे हैं, आज शाम को मैं अनाउंसमेंट करूंगा उसकी, तो सब बच्चे वो वीडियो जरूर देखिएगा। आप अगर अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेना चाहे तो ले सकते हैं, वहां पे आप मेरे कंप्लीट कोर्सेज पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन का, उस पर क्लिक करो, सब्सक्रिप्शन लो, और सब्सक्रिप्शन लेते समय इस कोड का इस्तेमाल कीजिएगा TT10, इससे आपकी जो फीस होती है वो मैक्सिमम कम हो जाती है, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है आपको फीस के अंदर, ठीक है। TT10 कोड का इस्तेमाल करते हैं ना तो मैक्सिमम ऑफ मिल जाता है आपको इससे, ठीक है। तो ये कोड है आपका, इसको नोट करके रख लो,
ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू बच्चों। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मैं दे दूंगा मेरे वाले। और आज की क्लास में हमने कुछ अर्थमेटिक के अच्छे सवाल सॉल्व किए, कुछ और बढ़िया अर्थमेटिक के